हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस। मैंने आपको ओम्स लॉ में भी इसके बारे में पढ़नी स्टार्टिंग कर दी थी कि जब ओम्स लॉ के अंदर हमने रेशियो निकाला इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और करंट का, तो जो कांस्टेंट मिला उसे ही हमने रेजिस्टेंस कहा था। अब हम उसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है। कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया था। The property of a conductor by virtue of which it opposes the flow of electric current through it. It means ये करंट की वैल्यू को कंट्रोल करने वाली कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है। यानी कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपके लिए जो आपकी करंट है उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इस तरीके से ये करंट की वैल्यू को क्या करता है, कंट्रोल। करंट कैसे बनती है वो मैंने आपको बताया था। जब इलेक्ट्रॉन्स आपके लिए फ्लो होने लगते हैं, ठीक है, किसी भी वायर में, तो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने से धीरे धीरे करंट बनेगी। धीरे धीरे जो भी उस वायर के अंदर आपके लिए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके लिए प्रॉपर अरेंज तो है नहीं, लेकिन जब हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगाते हैं तो आपके लिए ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कोलाइड्स होते हैं और कोलाइड्स होकर के धीरे धीरे फिक्स अरेंजमेंट में आने लगते हैं। और इनके फ्लो से आपके लिए क्या फ्लो होने लग जाती है, करंट फ्लो होने लगती है। लेकिन जैसे जैसे करंट बढ़ेगी और आपके लिए जैसे जैसे इनमें कोलिजन बढ़ता जाएगा, तो अगर इसको कोई कंट्रोल करने वाली प्रॉपर्टी नहीं आएगी तो धीरे धीरे जो वायर है वो आपके लिए मेल्ट हो जाएगा या उसे ब्लास्ट हो सकता है। उस चीज को लिए रोकने के लिए ओम्स ने जो प्रॉपर्टी काम में ली थी वो प्रॉपर्टी आपके लिए कौन सी थी, वो थी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमेशा करंट के अपोज होती है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। इसे डिनोट कैसे करते हैं, इसे डिनोट करते हैं आर से। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओमेगा, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये तीनों के तीनों आपके लिए 1 मार्क्स या मल्टी चॉइस क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। स्पेशल सीबीएसई वाले अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसको ध्यान देना, सबसे इम्पोर्टेंट है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब मैं आपको वो बताऊंगी कि ये रेजिस्टेंस जो है ये खुद भी किस तरीके से डिपेंड करता है। यानी एक डिवाइस में रेजिस्टेंस वायर लगाते समय कंपनी क्या क्या चीजें याद रखती है। पहला आपके लिए एक्चुअल में रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस किसी भी चीज को बेयर करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब आपके लिए पहली है लेंथ ऑफ वायर, यानी कि किसी भी वायर की जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगी वैसे वैसे वायर के अंदर रेजिस्टेंस भी वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि लेंथ को हम किससे इंडिकेट कर सकते हैं, स्मॉल एल से, और रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, आर से। यानी हम कह सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी लेंथ ऑफ वायर जो है उसके साथ में रेजिस्टेंस का रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली है। जितनी ज्यादा लेंथ ऑफ वायर बढ़ेगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझना। एक आपकी टनल है या एक बहुत रोड है, ये रोड जितनी लंबी होगी उस पर उतने ही ज्यादा व्हीकल्स चलते जाएंगे। जितने ज्यादा व्हीकल्स चलेंगे तो ऑब्वियसली है कि इनके अंदर कहीं ना कहीं कोलाइड्स भी होंगे, टकराहट भी होगी, यानी कहीं ना कहीं ये अपनी स्पीड को, एक दूसरे की स्पीड को क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। ठीक वैसे ही जितना लंबा वायर होगा रेजिस्टेंस उतनी ही क्या होती जाएगी, आपके लिए इंक्रीज होती जाएगी। अब मेरे लिए स्टार्ट हो रहा है दूसरा फैक्टर जिसको कहते हैं हम सेकेंड फैक्टर, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर वायर, ठीक है। यानी कि अब आपके लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, आपने कभी वायर को देखा होगा तो वायर के आगे का पोर्शन कुछ इस तरीके से सर्कल में बना होता है। ये जो आपके लिए एरिया है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, इसी पर आपका रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है। आपके लिए इसमें होता है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम वायर सर्कल में लेते हैं तो R के लिए सर्कल का एरिया क्या होता है, 2 आपके लिए कितना हो गया, पाई r स्क्वायर।
तो पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। अगर वह बहुत आप जो बड़ी क्लास में जाएंगे तो कुछ स्पेशल डिवाइस होते हैं जिसमें क्रॉस सेक्शन एरिया आपके लिए या तो रेक्टेंगल फॉर्म में होता है या स्क्वायर में होता है, तो वहां एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ स्क्वायर लगाएंगे। इसको हम कैसे समझेंगे, मान लो एक छोटी सी नैरो आपकी टनल से आप निकल रहे हो, अब ये टनल जितनी ज्यादा नैरो होगी आपको उतनी ही ज्यादा गाड़ी को निकालने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। अब यहाँ बहुत ज्यादा छोटी है तो बहुत सारे व्हीकल्स चल रहे हैं, अब इनमें कोलाइड ज्यादा होगा तो जितना एरिया कम होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा कि नहीं हुआ, क्योंकि जितनी नैरो टनल होगी उतने ज्यादा व्हीकल्स टकराएंगे। तो आपके लिए ठीक उसी प्रकार जब वायर थिन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। जब वायर आपके लिए थिन होता है, थिन वायर में हमेशा आपके लिए रेजिस्टेंस जो होगा वो कैसा होगा, हाई वैल्यू होगी। और जब वायर आपका थिक हो जाता है तब आपके लिए जो रेजिस्टेंस है वो कैसा हो जाएगा, लो। ये बहुत ज्यादा आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब आप वायर को फोल्ड करते हो, बड़ा मोटा बना देते हो, जैसे उसकी थिकनेस बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस अपने आप ही क्या हो जाएगा, आपके लिए कम हो जाएगा। यानी थिक वायर का रेजिस्टेंस हमेशा कैसा आता है, लो आता है। अब बेटा ये दोनों को हम न्यूमेरिकल्स फॉर्म में निकालते हैं, जो मैं अभी आपको ड्राइव करवाऊंगी फॉर्मूला। दो फैक्टर फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जो हमें बहुत ध्यान देने पड़ते हैं, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। देखो बेटा, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ये आप लोगों के साथ बहुत होता होगा, आप भी स्टूडेंट हो, आप लोग भी अपने आप को बचाते हो, आप में भी रेजिस्टेंस कैपेसिटी है, लेकिन जैसे जैसे टीचर का गुस्सा बढ़ेगा या वैसे वैसे आप में भी रेजिस्टेंस उसको सहने की पावर आती जाती है, आप भी नए नए एक्सक्यूज देना स्टार्ट कर देते हो। यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। आप आर्ग्यू करते जाओगे, क्यों, क्योंकि आपका भी टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए आ गया। सेकंड है इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। हर मटेरियल का नेचर के अकॉर्डिंग आपके लिए रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, यानी आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, नेचर ऑफ मटेरियल। यानी कि जैसे आपको एग्जांपल दूं, गर्ल्स के अंदर एक जरा से टीचर आप दिखाएगा आंसू निकलने लगेंगे क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम है। कुछ बॉयज थोड़ा सा प्यार करवाएंगे, डांटेंगे, समझ जाएंगे, कुछ मारने पे भी नहीं समझेंगे। सबका रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड है, नेचर पे। ठीक वैसे ही मटेरियल के नेचर पर ही आपके कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड होता है। जैसे कि बेटा आपके लिए जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स का रेजिस्टेंस, आपके लिए जो मेटल्स होती हैं उनका रेजिस्टेंस हमेशा कैसा होगा, आपके लिए लो होगा। मेटल हैव लो रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरी चीज, इसीलिए उनमें से करंट पास हो रही है। अब लेकिन जब रेजिस्टेंस कम है, ठीक है, लेकिन मेटल जब गर्म होते लगेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने से मत सोचना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, नहीं, वो मेल्ट होने लग जाएगी। इसीलिए हम कौन सी चीज को काम में लेते हैं, अलॉयज काम में लेते हैं। इनका रेजिस्टेंस इनसे थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, यानी कि आपके लिए रेजिस्टेंस इन फैक्टर्स पे पूरा डिपेंड करता है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला निकाल के बताऊंगी जिससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये तो फिजिकल फैक्टर है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि डिवाइस अलॉय के ही क्यों बनते हैं। पहला चीज आपके लिए यही है कि अलॉय जो होता है उनका रेजिस्टेंस आपके लिए मॉडरेट होता है, ठीक है, मेटल से अच्छा होता है। सेकंड, अलॉय कभी ऑक्सीडाइज नहीं होते, उन पे रस्टिंग नहीं होती है, ठीक है। आपसे वो पूछेगा अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस पे क्या डिफेक्ट पड़ेगा, भाई उस पर ये बढ़ेगा कि टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा तो धीरे धीरे करंट क्या होने लगेगी, फ्लो होना कम हो जाएगी। अब आपके लिए इन दोनों के मैं फॉर्मूले को निकालती हूँ। अब आप देखना, मैंने आपको बताया वो दोनों फिजिकल फैक्टर थे, उन पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं जी, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है फॉर्मूले से न्यूमेरिकल्स। अब देखना, फर्स्ट मैंने कहा
आपका रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंबाइन करा तो आपके लिए क्या बनेगा? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल इनवर्सली ए। अब इस साइन को रिमूव करने के लिए हम एक कांस्टेंट लाते हैं रो। अब एक फॉर्मूला बनता है, ध्यान से देखना, आर इक्वल रो एल अपॉन ए। अब आपको इसके अकॉर्डिंग एल पता है, लेंथ ऑफ वायर, ए पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आर पता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। आप कहोगे ये स्टाइलिश पी क्या है? इसको रो कहते हैं, वापस बता रही हूँ, रो कहते हैं। ये रो क्या होती है? रेजिस्टिविटी होती है। हम सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस की सिस्टर होती है ये, यानी कि ये किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी होती है जो रेजिस्टेंस को कंट्रोल करेगी और रेजिस्टेंस करंट को कंट्रोल करेगा। जैसे तुम्हारी बहन तुम्हें कोई कहे कि मम्मी से ये कहना है और तुम जाकर के फिर मम्मी को कहो और डांट तुम्हें सारी पड़े या तुम्हारी इच्छा पूरी हो। इस तरीके से हमारे लिए रेजिस्टेंस से रिलेटेड फॉर्मूला तैयार हो गया। अब मैं आगे वाली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी रेजिस्टिविटी और थोड़ा सा एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे, बाकी न्यूमेरिकल सेक्शन आराम से चलेगा अपना। इस तरीके से ये टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ।